हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, हुज नेम इज़ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ये है फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बॉले। और भी चैप्टर्स की वीडियोस बनी हुई है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट है उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड भी वीडियोस हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की भी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट ओवरलैप करता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। जो भी आपकी इंटरेस्ट की है आप वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मैं पिन कर दूंगी कमेंट में वो प्लेलिस्ट, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी जो आर्टिकल हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज़ इन अ क्वांटम स्टेट। दिस इज़ 7.1 आर्टिकल। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आई थी कि चैप्टर 7 के जो टॉपिक्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन और वो सारी थ्योरी वगैरह और मैथमेटिकल डेरिवेशंस वगैरह करवाई जाएँ, और ये मैं करती भी होती हूँ। तो आज हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करने जा रहे हैं, देन हम इसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स 4 से 5 हैं इसके, तो उन सबको हम देखेंगे। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में हम पहले बात करते हैं, थोड़ा जो चैप्टर है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक में कह रही हूँ, इस चैप्टर के नेम के रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा आगे प्रोग्रेस करना अगर हमारा माइंड क्लियर होगा कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और क्या क्या हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 1859, जब बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, द ट्रू नेचर ऑफ मैटर को समझने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली गैशियस फेज को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी किया जा रहा था, क्योंकि यू ऑल नो नाउ कि गैशियस फेज इज़ मोर लाइक एटॉमिक टाइप ऑफ बिहेवियर वो रखती होती है। तो ब्राउनियन मोशन और वो सारी चीज़ें उसी टाइम के अराउंड की बातें हैं, और तब एटम का कंसेप्ट इतना राइप नहीं किया था। साइंटिस्ट इस चीज़ को बिलीव करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे कि एटम्स पे कंसिस्ट करता है मैटर। तो ये तब की बात है, और तब ये बिलीव किया जाता था कि जो पार्टिकल्स गैसेस को बनाते हैं वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स सिमिलर स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, तो और तब ये भी कंसेप्ट एक्सेप्ट किया जाता था कि वो तमाम पार्टिकल्स जो गैशियस फेज को या मैटर को बनाते हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। ये मतलब मोर लाइक गैसेस के बारे में बात की जा रही है। तो वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। द कंसेप्ट दैट वाज प्रेजेंटेड बाय क्लॉसियस, उसने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। एक प्रॉब्लम आई थी जिसको उसने सॉल्व किया था बाय स्टेटिंग दैट के पार्टिकल्स जो गैसेस में होते हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं और एनर्जी उनकी एक्सचेंज होती रहती है। लेकिन स्टिल उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि अगर वो कोलिजन होती है तो जो उनकी स्पीड्स हैं उनकी एनर्जी एक्सचेंजेस की वजह से चेंज होती होंगी। तो वो नोटिस करने वाला मैक्सवेल था। ठीक है, मैक्सवेल नोटिस कि अगर वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं। 1859 में ये पॉइंट आउट किया था क्लॉसियस ने, और उसी टाइम के अराउंड जब ये चीज़ें शाया हुई तो मैक्सवेल ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस में दे आर ऑल नॉट मूविंग विद द सेम स्पीड, बिकॉज अगर वो कोलाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ तो कंटिन्यूसली उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, और हैंस उनका जो स्पीड्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं। तो आपको जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम एक ही स्पीड से मूव करते हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि दे विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट आया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स का। मैक्सवेल ने फॉर्मूला प्रेजेंट किया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स के जो अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ गैसेस है, ठीक है, तो वो सारे के सारे सेम स्पीड से नहीं मूव कर रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, जो कि इस तरह का ग्राफ बना रहे होंगे जिसमें जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि 70% लेट्स से इस इंटरवल में उनकी स्पीड्स लाई कर रही होंगी, 30% की किसी और इंटरवल में लाई कर रही होंगी, एंड सो ऑन। मतलब आप एग्जैक्टली ना एलोकेट कर सकते हैं, एक स्पीड आप एक पार्टिकल को एलोकेट नहीं कर सकते इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली इसी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते। तो ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जिसमें आप बस प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ये अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो इसमें 70% इस इंटरवल में उनकी स्पीड्स होंगी, 30% की इस इंटरवल में होगी, एंड सो ऑन। मतलब आप इस तरह से बात करेंगे, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। जो सिस्टम है अंडर स्टडी ये उसका स्टैटिस्टिकल नेचर ये आप शो कर रहा है ना, कि आप स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, आप डाटा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और आप एग्जैक्टली कि ये वाली वैल्यू
इसकी है दैट डजंट मैटर, ठीक है। ये मैटर भी नहीं करता जब आप स्टैटिस्टिकली स्टडी कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं इसमें, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स में बात करते हैं, तब आप सर्टन वैल्यू कि सर्टनली ये जी पार्टिकल, ये मैंने जो ये वाला पार्टिकल है इस स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन डू वाइल डीलिंग विद अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोबेबिलिटीज़ में आप बात करते हैं, ओके। तो इस तरह से मैक्सवेल वाज द फर्स्ट वन हु पॉइंटेड आउट कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं गैसेस में, दे आर ऑल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स एंड दे मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स दैट वाज प्रेजेंटेड बाय मैक्सवेल हिमसेल्फ, ठीक है। जिसने ये पार्टिकल के कोलिजन वाला ही, जैसे मैं बताया कि क्लॉसियस ने इस चीज़ का कंसेप्ट दिया कि पार्टिकल आर कंटिन्यूसली क्लाइडिंग विद ईच अदर, तो इसी कंसेप्ट को बेस बनाते हुए इसने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स का फॉर्मूला जनरेट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बोल्ट्जमैन ने प्रोबेबिलिटी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दोनों को यूज़ करते हुए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करते हुए, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, कोलिजन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब कुछ यूज़ किया गया यहाँ पे। लेकिन बोल्ट्जमैन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्लस प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है, इनका अप्रोच प्लस प्रोबेबिलिटी थ्योरी दोनों को यूज़ करते हुए, मर्ज करते हुए फार्मूला जनरेट किया। और वो उसने इस तरह से काम किया जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो मैकेनिक्स में भी आप इस चीज़ को स्टडी करते होते हो, गैसेस का स्टेट जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये किया जाता है, ठीक है। बोल्ट्जमैन का जो फॉर्मूला है वो थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने देखा था, डिराइव किया हुआ था हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स का। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो हम करेंगे वो ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स को ही स्टडी करेंगे, लेकिन आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, वेव फंक्शंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए हम डील करेंगे और स्टडी करेंगे चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज़ इन अ क्वांटम स्टेट, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम स्टेट मैकेनिक्स दोनों को मर्ज करके मतलब दोनों को डील करते हुए आगे हम चलेंगे। इससे पहले भी जो चैप्टर्स थे, चैप्टर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, उन सब में आपने अगर नोटिस किया हो तो वहाँ पर हमने वेव फंक्शंस को यूटिलाइज़ किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर के, पार्टिकल इन अ बॉक्स के, और वेव फंक्शंस को यूज़ किया, उनकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को यूज़ किया और उन पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगा के हमने उनके पार्टीशन फंक्शंस फाइंड आउट किए। फर्मियोन्स का किया, बोसोन्स का किया, ये सारे क्या हैं, क्वांटम सिस्टम्स हैं। फर्मियोन बोसोन क्लासिकल नहीं हैं जो पहले यूज़ होते थे, दीज आर क्वांटम पार्टिकल्स, और उनको हमने यूज़ किया, उन चीज़ों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगा के उनकी हमने चीज़ें स्टडी की। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स का तड़का लगा के यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स के फॉर्मूला को जनरेट करेंगे, ठीक हो गया इस चैप्टर में। तो आई होप हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया है कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स का इसमें पार्ट क्या होगा कि इसमें हम जो सिस्टम लेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें हम सिस्टम लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया, ठीक है, पार्टिकल इन अ बॉक्स केस हो गया कि जैसे गैस कन्फाइंड, जैसे गैस पार्टिकल कन्फाइंड हो किसी बॉक्स में, ये भी आप इस सेंस में भी सोच सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लेट्स से गैसेस की बात कर रहे हैं ना, पार्टिकल्स की। तो उस केस में हमें पता है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स का वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक हो गया। फिर उसकी आइगन एनर्जीज़ भी हमें पता है क्या होती हैं, फिर आइगन एनर्जीज से हमें उसके के वेक्टर भी पता चल जाता है कंपैरिजन से, ठीक है। के वेक्टर से हम उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनसे फिर हम पार्टीशन फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से चल रही थी और कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों के व्यू को यूज़ करते हुए हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो पहला आर्टिकल है इसमें 7.1 विच इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इज़ इन अ क्वांटम स्टेट, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे और उसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं उस फॉर्मूला की जो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, ओके। बिकॉज कीप दैट इन माइंड कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स का जो फार्मूला था ओरिजिनली भी, वो फार्मूला क्लासिकल गैस के लिए था। क्लासिकल गैस के लिए था मतलब द गैस विच हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी और वो हाई टेम्परेचर पे स्टडी की जा रही हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हों। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी अगर आप
गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के भी आपको अगर पोस्टुलेट्स याद हों तो उसमें भी हमने वो पोस्टुलेट यूज़ किया था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये उसी के कंसेप्ट पे बेस्ड ये डिस्ट्रीब्यूशन थी मॉलिक्यूलर स्पीड्स की। तो यहाँ पे भी जो हम देखेंगे वो हम ऐसा देखेंगे, ऐसी गैस जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में काफ़ी दूर हैं, ठीक है, जो आपस में काफ़ी दूर हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जो ऑन एवरेज पर यूनिट वॉल्यूम जो एक दूसरे से काफ़ी दूर हों, ठीक है, वो लो डेंस गैस कहलाती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर भी वही होता है, ओके। हाई टेम्परेचर पे वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से। तो यस, ये है सिचुएशन, ओके। लो डेंस गैस और ये सारी बातें हम करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को, ओके, प्रॉपरली। तो सपोज़ अ सिंगल पार्टिकल, यहाँ पे हम सिंगल पार्टिकल को ले रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल सिंगल पार्टिकल, देन एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल के लिए फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक में ही करेंगे, लेकिन वो एंड पे। पहले एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है जिसे हम यहाँ पे बॉक्स के नेम से लेके चलेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम कंटेनर वर्ड यूज़ नहीं करते, बॉक्स करते हैं। तो दोनों को मर्ज करना है भाई, तो यहाँ पे बॉक्स यूज़ कर लें वर्ड, या कंटेनर कर लें, जो कि मोस्टली यूज़ हम करते होते हैं ना उसमें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये एक ही बात है। तो कंसिडर सिंगल पार्टिकल, पहले हम एक पार्टिकल की बात करते हैं इन आ 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, हुज वॉल्यूम क्या होता है, तीनों डायमेंशंस की लेंथ्स का प्रोडक्ट। एक्स डायमेंशन की लेंथ ऑफ बॉक्स जो है लेट्स से एल एक्स है, एल वाई लेट्स से वाई डायमेंशन की, और एल जी, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, वेयर एल एक्स इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स इन एक्स डायरेक्शन, इसी तरह आपने लिख लेना है कि एल वाई इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स इन वाई डायरेक्शन है, एल सी इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स इन द जी डायरेक्शन, ठीक हो गया। और देन नाउ द वेव फंक्शन साई, ठीक है, एक्स वाई जी सबस्क्रिप्ट में लिख लेंगे कि 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है, एंड हेंस द एनर्जी आइगन वैल्यूज़ for the system in general depends upon its boundary conditions. कि जब भी आपके पास ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन को आप यूज़ करते होते हैं किसी भी सिस्टम को उसका वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो जब भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें आप बाउंड्री कंडीशंस को ज़रूर यूज़ करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस पे ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि वेव फंक्शन क्या होगा फाइनल, ठीक है। और हैंस वेव फंक्शन पे ही अल्टीमेटली दूसरे जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं डिपेंड कर रही होती हैं कि आया उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, और वो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने वही बात इन जनरल लिख दी है कि वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ ये सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करती है कि बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन जब आप पुट करते हैं तब वेव फंक्शन आपको मिलता है, और फिर उसके बाद वो आगे सारी आप चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर हमने वो बात लिखी है। तो अगर जो आपने ये बॉक्स इमेजिन किया है वो बॉक्स बिल्कुल बंद है, ठीक है, और पार्टिकल उसके अंदर बंद है और वो बाहर नहीं जा सकता, तो ये एक बाउंड्री कंडीशन हो जाती है कि पार्टिकल शुड बी इन द बॉक्स एंड इट शुड नॉट बी फाउंड आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो आउटसाइड द बॉक्स जो है वेव फंक्शन को ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। वेव फंक्शन सिर्फ वहाँ पे नॉन ज़ीरो हो सकता है जहाँ पे पार्टिकल है, जहाँ पे पार्टिकल नहीं है वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो एक ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो एक तरह का पार्टिकल इन अ बॉक्स ये हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि अगर जो बॉक्स है वो ओपन है, ठीक है, कंस्ट्रेंट नहीं है, ओके, जिन्हें हम ये जो सिस्टम होता है ना जिसमें पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही है और वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इनको वेव्स के रिस्पेक्ट से अगर आप बोलें तो तब जो वेव्स प्रोड्यूस होती है ना इनसाइड द बॉक्स वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं। स्टेशनरी वेव जो एक हद के बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। इस हद के बाहर ये वेव्स नहीं जा सकती, इनको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, और इनकी एनर्जी एक
हद में ही महदूद रहती है और वो उससे बाहर नहीं जा सकती। इसको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अगर बॉक्स ओपन हो, ठीक है, तो उनको हम जो वेव जनरेट होती हैं उन्हें ट्रैवलिंग वेव्स कहते हैं। पार्टिकल कंस्ट्रेंट नहीं है बॉक्स के अंदर, तो हम जो कंडीशंस लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस, वो पीरियोडिक इन नेचर होती हैं। तो वो फिर है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है उन बाउंड्री कंडीशन को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले हमने बात की कि पार्टिकल इन अ बॉक्स हम कंसिडर कर रहे हैं। 3D बॉक्स है, उनका वॉल्यूम हमने बताया और फिर हमने बताया कि ये लेंस क्या रिप्रेजेंट करती है। आप प्यारा सा बॉक्स भी बना दें और ये लेंस शो कर दें। फिर हमने वेव फंक्शन की बात की, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की बात की कि इस पार्टिकल इन अ बॉक्स की जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो वेव फंक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है कि बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। बाउंड्री कंडीशंस किस पे डिपेंड करती हैं? इस सिचुएशन पे कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही बंद रहेगा या वो बाहर भी जा सकता है। ठीक है, बॉक्स के बाहर भी जा सकता है। तो ये सिचुएशन हम बता रहे हैं कि क्या चीज़ें किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होंगी, तो हमने उस लिहाज से बात करनी है। तो अगर पार्टिकल इन अ बॉक्स को देखा जाए सच दैट द पार्टिकल कैन नॉट इस्केप द बॉक्स, ठीक है, तो सच दैट द पार्टिकल कैन नॉट इस्केप द बॉक्स, पार्टिकल कंस्ट्रेंड यहाँ पे एस है, ठीक है, CONSTRAINED इनसाइड अ बॉक्स और वॉल्यूम V, द वेव फंक्शन इज गिवन बाय तो हम यहाँ पे पार्टिकल इन अ बॉक्स का जो केस है ना, उसका मैं यहाँ पे वेव फंक्शन डायरेक्टली लिखने जा रही हूँ। डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। वेव फंक्शन आप इसका बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द केस लाइक दैट, जिसमें आप ये अजम्पशन लेते होते हो कि जो पार्टिकल है इनसाइड द बॉक्स इज़ नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल, सो दैट द पोटेंशियल जिसके अंडर है वो ज़ीरो है। ठीक है, V ज़ीरो लेके फिर इसको सॉल्व कर लें तो बहुत इजीली आपको इसका वेव फंक्शन मिल जाता है और दैन एनर्जी आइगन वैल्यूज़ भी बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो इसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी आई थिंक जो मॉडल्स थे उनमें भी हमने इसको फाइंड आउट किया हुआ है। और इसके अलावा में क्वांटम मैकेनिक्स के जो ये केसेस होते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स हो गया और बहुत सारे अच्छे केसेस होते हैं, मैं उनको ज़रूर उनके वेव फंक्शंस फाइंड आउट करना, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, डिफरेंट उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह वो भी मैं अपलोड करूँगी। तो ये इसका वेव फंक्शन होता है फॉर पार्टिकल फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स। इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होती हैं और इसमें आप ये अजम्पशन जो मैंने कही कि पोटेंशियल ज़ीरो है, तो पोटेंशियल ज़ीरो का मतलब होता है दैट द पार्टिकल आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है गैस बोल देते, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ठीक है, गैसेस के लिए जो वो है उसकी एक अजम्पशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर हैं कि दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं इस्टेब्लिश होती, ना रिपल्सिव फोर्स इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही आप देख सकते हैं कि इस वेव फंक्शन को निकालते हुए आप उस अजम्पशन को भी यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरह से आपने वो अजम्पशन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे अप्लाई की और उससे वेव फंक्शन आपने वो सिलेक्ट कर लिया जो उसके लिए उन अजम्पशन के अंडर बनता था। ठीक है, तो वो बनता यही था कि फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स, कंस्ट्रेंड इन अ बॉक्स। तो ये अब इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो ये होती हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। ये वैसे इसका इस तरह से फॉर्मूला होता है, जबकि फिर अगर हम इसको के स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगी, के स्क्वायर ये ऐसा है जैसे आर स्क्वायर वेक्टर होता है ना, वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसी तरह के स्क्वायर जो है अपने एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल, के वाई कंपोनेंट के स्क्वायर और जी के कंपोनेंट के स्क्वायर के और सम जो है उनके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं, तो ये इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जब हम पार्टिकल इन अ बॉक्स की सारी थ्योरी कर रहे होते हैं ना, तो आपको वो उसकी डेरिवेशन में मिल जाता है। फ़िलहाल वो डेरिवेशन, ठीक है, कि ये कैसे आया, ये कैसे आई, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं है। तो जहाँ पे जितनी डेरिवेशन चाहिए होगी वो मैं वहाँ पे इंक्लूड करूँगी। तो और अब जो के एक्स है, के इन जनरल इज़ इक्वल्स टू एन पाई बाय एल। ठीक है, एन फिर डायमेंशन के हिसाब से वो होगा कि अगर
x डायमेंशन है तो उसका n1 लेंगे, y डायमेंशन उसका n2, z डायमेंशन है तो उसका n3, ठीक है। kx जो है दैट विल बी n1 पाई बाय lx हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ओके। ky n2 पाई स्क्वायर ly स्क्वायर, क्योंकि इनके स्क्वायर्स है ना, तो और kz जो है वो n3 पाई lz और इनका स्क्वायर भी लिखने हैं, ठीक हो गया। तो पाई स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन भी लें तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की यहाँ पे आप बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन जो है वो एनर्जीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं इस पे डिपेंड करता है। इससे पहले हमने वो सारे केसेस किए हैं ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर के और डिफरेंट केसेस हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स भी किया है, पार्टिकल इन 3D बॉक्स भी किया है, तो उन सब की एनर्जी आइगन वैल्यूज़ ली और फिर उन सबको हमने सॉल्व किया था। फर्मियंस बोसॉन्स के लिए भी किया था। ये सारे क्या हैं, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जिनको हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगा के स्टडी किया था, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम लिया हमने, ठीक है, गैसेस वाला सिस्टम लिया और उस पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगा के हम वो फार्मूला जनरेट कर रहे हैं जो पहले हम क्लासिकल टाइप ऑफ अप्रोच लेके करते होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेव फंक्शंस, आइगन वैल्यूज़ वगैरह को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होगी तभी आपको वो मिलेगा, पार्टीशन फंक्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जीज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो नाउ हियर n1, n2 और n3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव है, ठीक हो गया। n1, n2, n3 ये तीनों जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनके जो पार्टीशन फंक्शन है ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, ये हमने एक वीडियो में इससे पहले मैंने इसका डिराइव किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट जस्ट अपलोड कर रही हूँ, कोड करने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर वेव फंक्शन आपको सिस्टम का पता है, पहले आप वो लिखते होते हैं, फिर उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर उसका पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो हमने ये वेव फंक्शन लिख दिया, एनर्जी आइगन वैल्यू लिख दिया, पार्टीशन फंक्शन लिखना है। नाउ पार्टीशन फंक्शन for a given system of a single particle is, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 3 टाइप ऑफ मोशंस होती है ना, एक होती है वाइब्रेशनल भी होती है और इसके साथ साथ रोटेशनल भी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं ले रहे यहाँ पे, सिर्फ हम वो ले रहे हैं, ट्रांसलेशनल ले रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हम मॉलिक्यूलर स्पीड्स का फॉर्मूला जनरेट करना चाहते हैं तो हम ट्रांसलेशनल मोशन में ही इंटरेस्टेड हैं कि वो कैसी उनकी हो रही है, क्या स्पीड्स हैं उनकी, ठीक है। हम उनकी रोटेशनल जो स्पीड्स हैं उनकी एनर्जीज़ और वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट मोड्स हैं तो उनकी एनर्जीज़ ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये इंडिपेंडेंट मोड्स हैं, तो हम ट्रांसलेशनल स्पीड्स में इंटरेस्टेड हैं। उसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ व्हाट वाज प्रेजेंटेड बाय मैक्सवेल, तो इसलिए हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ उसकी बात करें अगर, तो जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल्स टू LX LY LZ, ओके। ये फार्मूला हमने पहले ही जनरेट किया हुआ है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसकी डेरिवेशन का, 2πh²², ठीक है। ये इसका पार्टीशन फंक्शन है एंड इट इज़ ये जो अजम्पशन हमने गैसेस के लिए ली हुई हैं, ठीक है, कि इंटरेक्ट नहीं करती एक दूसरे के साथ। आप देखेंगे जो पार्टीशन फंक्शन इसको फाइंड करने का जो तरीका है उसमें हम कुछ अजम्पशन जो काइनेटिक थ्योरी की हैं, लो डेंस गैस की, ये सारी यूज़ कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू गेट टू दिस फॉर्म जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी है पार्टीशन फंक्शन की, ठीक है। तो डेरिवेशन क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी की हुई है दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे नहीं कर रही। तो बुक में भी डायरेक्टली मैंशनड है, इट्स अप टू यू कि आप इसकी डेरिवेशन करना चाहते हैं प्रॉपर्ली या नहीं।
तो क्योंकि पहले से की हुई है तो इट्स अप टू यू कि आपके क्वेश्चन में आता है कि आप इसको डिराइव करें प्रॉपर्ली, तो आपको वो वाला पार्ट भी करना होगा। तो इस पार्टीशन फंक्शन के साथ ही हमने लिख देना है कि ये किन अजम्पशंस के तहत है। सो इट वर्क्स अंडर इट वर्क्स फॉर लो डेंसिटी गैस, ये मैंने पहले भी आपको बात कह दी है, एट हाई टेम्परेचर, because it is actually the kinetic theory of gases which is applied on the quantum system। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम एज़ यूजुअल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग a particle in a quantum state of energy, स्टेट है तो उसकी कोई एनर्जी तो होगी, और इस एनर्जी स्टेट में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन बाय पी आई। ठीक है, ith स्टेट में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी एक पार्टिकल की, दैट इज़ गिवन बाय e⁻⁻⁻⁰ ये बोल्ट्जमैन फैक्टर, KBT ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय z विच इज़ द पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, सिस्टम जो आप अंडर स्टडी है उसका पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे पुट करते होते हैं, और जिस एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टेट के लिए, वो आप यहाँ पे पुट करते होते हैं। तो ये उसका जनरल फार्मूला हो गया। ठीक हो गया, तो यही हमारा टॉपिक था ना कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज़ इन अ क्वांटम स्टेट। ठीक है, तो वो क्या है, वो दिस इज़ द केस। और क्योंकि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉलिक्यूलर स्पीड्स देख रहे हैं, दैट इज़ वाई हमने ये वाली ट्रीटमेंट ली। ठीक है, पार्टिकल इन अ बॉक्स वाली ट्रीटमेंट ली। तो यहाँ पे पुटिंग करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला सिंगल पार्टिकल के लिए है। नाउ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स के लिए, जब हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल हो अंडर स्टडी, नाउ इफ़ देयर आर कैपिटल N पार्टिकल्स इन अ बॉक्स। ठीक है, कि बॉक्स में अब हमारे पास, अगर हमने पहले क्या लिया, एक पार्टिकल को कंसिडर किया था ना, अगर अब हम जनरलाइज कर दें कि एक जो बॉक्स है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेट्स से N पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो द प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन बाय दैट पर्टिकुलर energy state EI will be occupied is, फिर जब आपके पास सिर्फ एक पार्टिकल हो तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। जब आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हों, उनमें से कोई भी एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकता हो, तो तब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। तो PI तो ये है, उसको मल्टीप्लाई आपने सिंपली कर देना है N से, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ith स्टेट में होने की फॉर कैपिटल N पार्टिकल व्हेन दे आर कैपिटल N पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो अगर हम इसको लिखें तो ये ठीक हो गया, n times the probability that the single particle fills the state, n times this is the probability that the single particle will occupy the state। तो ये है हमारे पास फार्मूला, and this formula is valid, again we'll say when capital N is very small। ठीक है, which means the less dense gas के लिए, when the gas is highly dense this formula will not work for it। और अगर हमें ये समझना चाहते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कैपिटल N बहुत लार्ज होगा, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से PI विच इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल पार्टिकल विल ऑक्यूपाई द EI स्टेट। लेट्स से ये जितने भी कैपिटल N हो, ठीक है, कैपिटल N तो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन सिंगल पार्टिकल स्टेट का सिंगल पार्टिकल का एक स्टेट को ऑक्यूपाई करना, एक फिक्स स्टेट को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी तो फिक्स रहेगी, लेट्स से 10⁻³ है। ठीक है, लेट्स से, तो अगर कैपिटल N जो हैं वो है 10, लेट्स से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं 10⁻² हैं। ठीक है, कैपिटल N +2 हैं, तो इस प्रोबेबिलिटी क्या होगी EI स्टेट के ऑक्यूपाई करने की, आप PI से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ दिस। ठीक है, 10⁻⁻1 आएगा जो 0.1 होता है विच इज़ लेस देन 1, जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी को वो भी करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, ये कहते हैं ओके ठीक है। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। अब अगर ऐसा हो कि हम जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनको बढ़ा दें और उनको 10 टाइम्स फिर बढ़ा दें, मतलब अगर कैपिटल N को हम 10⁻³ कर दें
ओके, तो एन आई क्या हो जाएगा, 10⁻³ कैपिटल एन को मल्टीप्लाई करेंगे पी आई जो कि वही रहेगी ना, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा इसका रिजल्ट। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये पॉसिबल नहीं है कि एक सर्टन पार्टिकल्स स्टेट को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी 1 हो 100% कि वो इसको ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा व्हेन दे आर लाइक इतने सारे पार्टिकल्स। ठीक है, प्रॉब्लम चलो यहाँ पे भी अगर आपको लगता है शायद नहीं है, तो इसको और अच्छा तरीके से वो करने के लिए कि लेट्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम और ज़्यादा बढ़ा दें, 10⁻⁴ कर दें। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 10⁻⁴ को आप मल्टीप्लाई करेंगे पी आई से विच इज़ 10⁻⁻3, तो आपके पास आंसर आएगा 10। ठीक हो गया, आपके पास आंसर आएगा 10। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ गई है। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट अराइजेज कि ये जो फॉर्मूला है ये तब तक ही वर्क करता है जब n बहुत लार्ज ना हो। ठीक है, तो n शुड नॉट बी वेरी लार्ज, अदरवाइज दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क। और n तब लार्ज नहीं होगा जब आपके पास लेस डेंस गैस होगी एट हाई टेम्परेचर। ठीक हो गया, तो ये जो बोल्ट्जमैन फॉर्मूला है दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर लेस डेंस गैस एट हाई टेम्परेचर, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर लो टेम्परेचर्स फॉर हाईली डेंस गैस। ठीक हो गया, तो ये हमने लिमिटेशंस देख ली जो हम प्रोबेबिलिटी फार्मूला स्टडी करने जा रहे हैं उसकी। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो अभी तक हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस के अकॉर्डिंग एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया। ठीक है, जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया जो कि इंटरेक्ट नहीं कर रहा किसी भी चीज़ से, v इज इक्वल्स टू 0 है इसका, तो ये पार्टिकल ही ना बॉक्स का केस बन जाता है जिसका हमने वेव फंक्शन ले लिया और उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया। एनर्जी आइगन वैल्यूज़ पता हों तो आप पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पार्टीशन फंक्शन इसका ये फाइंड आउट किया, इसकी डेरिवेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पार्टीशन फंक्शन हमें पता चल गया, पार्टीशन फंक्शन पता चल गया तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई मेंशन विच वाज दिस वन। ठीक है, ये तो पार्टीशन फंक्शन पता है, यहाँ पे पुट करें तो आप किसी भी एनर्जी स्टेट आई में ith एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस बोल्ट्जमैन फार्मूला। एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन द प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन। आपको सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देने वाली चीज़ तभी वर्कआउट करेगी जब लेस डेंस गैस होगी। ठीक है, प्रॉब्लम इज़ नॉट प्रॉपरली प्रॉब्लम इस चीज़ के साथ नहीं है, बल्कि ये कैपिटल n से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के साथ है। ठीक है, जब दे आर n कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, तो आपको कोई और जो मतलब जो ऐसा मैं कह रही हूँ रिलेशन जो सब पे एप्लीकेबल हो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सिंपल अप्रोच नहीं बल्कि डिफरेंट अप्रोच करनी होगी उस फॉर्मूला को जनरेट करने के लिए। ये चीज़ तो ठीक है, दिस थिंग इज़ ठीक, बट द प्रॉब्लम इज़ विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, सिंपली एन से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ नॉट इनफ, और ये इनफ होगा व्हेन द गैस इज़ लेस डेंस एंड इज़ एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में और मॉलिक्यूलर स्पीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्सवेल का उसको डिराइव करने के लिए इनफ होगा। ठीक हो गया, तो उसको डिराइव करने के लिए दैट इज़ इनफ, और इसलिए हम इस तक ही खुश हैं। ओके, तो यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सबसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, देयर सब्सक्रिप्शन विल मैटर अ लॉट टू मी एंड आई होप यू विल नॉट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। गुड बाय।